नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वर्णमाला का पूरा रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं। पूरी वर्णमाला का आपका अच्छे से यहाँ पे रिवीजन होगा और सभी फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आप जानते हैं वर्णमाला को लेकर हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो यूके का हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ पे वर्णमाला से आपके प्रश्न ज़रूर बनते हैं। और इस वीडियो के अंदर पूरी वर्णमाला को मैंने 80 क्वेश्चन में कवर किया है। ये सभी के सभी 80 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आपको अच्छे से ये सभी चीज़ें समझ में आएगी। और इस वीडियो में भी हम केवल नहीं करेंगे कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, हम इनके साथ जो अदर फैक्ट होंगे उनको भी कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और एग्ज़ाम से पहले केवल 2 हफ्ते बचे हैं, तो एग्ज़ाम से पहले अच्छे से आपका पूरा जो वर्णमाला है वो कवर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या होगा। तो भाषा निर्माण की आपने इकाइयां बतानी है कि किस क्रम में इसका निर्माण होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद आपका शब्द बनता है, फिर आपके पद बनते हैं। वैसे शब्द और पद दोनों एक ही होते हैं, इसे पदबंध करना चाहिए था। शब्द बनते हैं, शब्दों को मिला के आपके पदबंध बनते हैं और उनको मिलाकर फिर आपका वाक्य बनता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मात्रा के आधार पर पूछा जा रहा है। आपने पढ़ा होगा मात्रा के आधार पे स्वर तीन प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। वे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, जैसे जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं ह्रस्व स्वर, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे। जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से ये प्रश्न बनता है, मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर। दोनों में आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवा के आधार पर यानी कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के आगे वाले हिस्से का प्रयोग होता है, यानी कि अग्र जीभ का प्रयोग होता है, उन्हें हम कहते हैं अग्र स्वर। ठीक है, और जिनके उच्चारण में मध्य जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में जीभ के पिछले वाले भाग का प्रयोग होता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। इसको हमने डिटेल में पढ़ा था जब हमने जो स्वर वर्णमाला की थ्योरी की क्लास करी थी। तो आप थ्योरी वाली क्लास में जाके सभी हमने पूरा वर्णमाला कवर किया था लगभग 40 मिनट में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी पूरी वर्णमाला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हम वर्णमाला की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम से पहले सभी जो आपके अप्लाई करने वाली चीज़ें वो यहीं पे क्लियर हो सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका ई, च, छ, ज और झ आदि का उच्चारण कहाँ से होता है। तो देखिए, आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो वर्ण आपको दिए गए हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है। तो आपको जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, हमने वहाँ पे बात करी थी कि आपको ये वाला जो फॉर्मूला है कचट तप, ये वाली ट्रिक आपको याद रखनी है, कचट तप, और इनके अपोजिट में आपको KTM 2 ये लिख लेना है। अब आप इसको मैच करना है। का वर्ग सारे का में यानी कि कंठ में आएंगे, चा वर्ग सारे तालव्य में, यहाँ पे टी है ना तो सारे तालव्य में आएंगे, टा वर्ग आपका मूर्धन्य में आएगा, इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे चा वर्ग दे रखा है और चा वर्ग आपके तालव्य में आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से किया जाता है, यानी कि उनको किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं होती उच्चारित होने में, और जो व्यंजन की मदद करते हैं, सिंपल सी उनको स्वर कहते हैं। आपको पता है व्यंजन क्या होते हैं, स्वर की मदद से जो उच्चारित होते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं, और स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपको भी पूछे जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, ताकि आपका जो सारे कन्फ्यूज़न होता है वर्णमाला को लेकर वो यहीं पर क्लियर हो सके।
तो इनमें से आपने बताना है दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, जो छोटी ई है ये आपकी दीर्घ स्वर नहीं होती है, ये आपका ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के आपके क्या हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। अगला है निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। इनमें से आपने अंतःस्थ व्यंजन बताना है। अंतःस्थों को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, इनको यहाँ पे क्लियर करते हैं क्योंकि आगे भी आपको अंतःस्थों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जब आप बार बार क्वेश्चंस को देखेंगे आपको ये चीज़ें यहीं पर याद हो जाएंगी। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है या, एक होता है रा, एक होता है ला और एक होता है वा। या, रा, ला, व ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। कई बार इनकी संख्या पूछ ली जाती है। इनकी परिभाषा क्या होती है? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण वर्णमाला के बीच में होता है, यानी कि स्वर और व्यंजनों के मध्य में जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, या, रा, ला और वा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, वाह है। चलिए अगला है निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से आपने बताना है अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, जो ग है ये आपका अल्पप्राण व्यंजन है। प्राण अल्पप्राण के आधार पर हम किसको किस प्रकार से बांटते हैं? देखिए, प्राण तत्व के आधार पे हम स्वरों को बांटते हैं, हम वर्णों को बांटते हैं प्राण तत्वों के आधार पे। प्राण तत्व के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो अल्प प्राण होंगे या वो महाप्राण होंगे। ठीक है, महाप्राण कौन होते हैं? तो हर वर्ग का, जो आपके 5 वर्ग होते हैं ना, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो हर वर्ग का जो दूसरा और चौथा शब्द होता है, वर्ण होता है, वो आपके महाप्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण कौन होते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो ये गा है ये आपका का वर्ग का तीसरे नंबर का वर्ण है, जो कि अल्प प्राण होगा। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं को लेके प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष को लेकर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको घोष को लेकर कुछ भी याद नहीं करना है कि घोष को हम सघोष भी कहते हैं या फिर घोष के आधार पे कितने प्रकार के, आपको कुछ याद नहीं करना। आपको सिर्फ ये याद करना है कि जो आपके 5 वर्ग होते हैं उसमें आगे के 2, आ से आगे और आ से अघोष, जो आगे के 2 होते हैं वो केवल अघोष होते हैं, बाकी सब सघोष या घोष होते हैं। सघोष घोष एक ही बात है। तो यहाँ पे घोष पूछ रहा है, हमको पता है आगे के 2 जो होते हैं वो अघोष होते हैं, बस आपने ये देखना है कौन सा है जो आगे के 2 नहीं है। अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें, सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ज। ज यहाँ पे कौन से नंबर पे आता है? तो ज आपके चा वर्ग में तीसरे नंबर पे आता है। का पहले नंबर पे, ये भी पहले पे है, ये भी पहले पे है। ये सभी आपके अघोष हैं, बाकी ये आपका सघोष है। तो आपको सिर्फ अघोष याद रखना है। हर वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होगा वो आपका अघोष होगा। स्वरों की बात करें तो स्वरों के लिए मैंने आपको बताया था, सा से स्वर याद रखना है और सा से सघोष याद रखना है। सभी स्वर आपके सघोष होते हैं। अगला है निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ वर्ण आपने बताना है कि इनमें से कौन सा है। सही आंसर है, इसका तो आप उच्चारण भी करेंगे, आप आसानी से बता देंगे कि जो ऊ है ये आपका ओष्ठ वर्ण है। या का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। या देखिए, या क्या है, अभी हमने ऊपर बात करी थी ना, या एक अंतःस्थ व्यंजन है और इसका उच्चारण कहाँ से होगा। तो या का जो आपके 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला और वा, तो इनके उच्चारण भी आपको पता होने चाहिए। या का जो उच्चारण होता है ये आपके तालव्य से होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, या आपके तालव्य से बोला जाता है। अगर मैं बात करूं र और ल की, र और ला आपके दंतमूल होते हैं। ठीक है, दंतमूल से ये बोले जाते हैं और दंतमूल से जो आपके वर्ग होता है दंतमूल, यहाँ से केवल 2 ही वर्ण बोले जाते हैं। एक होता है आपका रा और एक होता है ला, ये केवल आपके दंतमूल से आते हैं। और एक होता है दंतोष्ठ, जहाँ पे आपके दांत और होंठ दोनों का प्रयोग होता है। तो दंतोष्ठ से भी केवल एक ही वर्ण बोला जाता है जो होता है वा। तो अंतःस्थ व्यंजन चारों को आपने यहीं पर देख लेना है। जब भी किसी भी अंतःस्थ व्यंजन के बारे में बात हो, आपको चारों के चारों वहीं पर उनको रिवाइज कर लेना है। जैसे यहाँ पे या का पूछा था तालव्य, हमने यहाँ पे ला, रा और वा का भी देख लिया। ठीक है, अगला है रा का विवरण क्या होता है। तो रा आपका क्या है, फिर से अंतःस्थ व्यंजन है और चारों के बारे में हमको फिर से पढ़ना है। रा जो होता है ये आपका लुंठित वर्ण होता है, इसके अलावा सघोष होता है और ये एक अल्प प्राण
होता है। तो देखिए जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजनों को लेकर एक चीज़ याद रखना, ये सभी के सभी चारों के चारों वर्ण आपके क्या होंगे, सघोष होंगे। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन सभी के सभी सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। तो ये चीज़ तो कॉमन है सभी में। ठीक है, सब अगर आपको पूछेगा कि इनमें से सघोष बताओ, आपको वहाँ पे कोई भी अंतस्थ व्यंजन दिख गया तो वो सीधा सीधा क्या होगा, वही आपका सघोष होगा या अल्प प्राण, ये दोनों आपके ये होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़, रा की तो हमने बात कर ली। रा कैसा वर्ण है, ये एक लुंठित वर्ण है। ल की बात करें तो ल आपका पार्श्विक वर्ण है। और अगर हम इसके अलावा जो दो बचे हैं या और वा, इनकी बात करें तो ये इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर से चारों आए, चारों के बारे में हमने बात करी। पहले हमने वर्ग देखा कि अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं, फिर हमने उच्चारण स्थान देखा और फिर हमने इनका और वर्गीकरण देखा। अगला प्रश्न है सघोष वर्ण कौन सा है। तो आपने बताना है सघोष वर्ण कौन सा है। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन जो सी है, ब, ये आपका सघोष वर्ण होता है। मैंने आपको कहा हर वर्ग का पहला और दूसरा वो केवल अघोष है, बाकी सब यहाँ पे सघोष हैं। ब की अगर मैं बात करूँ तो ब आपका जो पा वर्ग होता है, पा वर्ग में तीसरे नंबर पे आता है ना, पा, फ और ब पे आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सघोष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो आपने यहाँ पे बताना है इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। अब यहाँ पे ये नया टर्म आया है, जैसे हमने अंतस्थ व्यंजनों के चारों वर्णों को समझा, उसी प्रकार हम ऊष्म व्यंजन में भी चार वर्ण होते हैं, उनको समझेंगे। देखिए ऊष्म व्यंजन जिसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, ऊष्म व्यंजन पूछेगा या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या चार होती है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपकी ये वाली शाह, ठीक है, गोल वाली शाह होती है, एक आपकी षटकोण वाली शाह होती है, एक सिंपल होती है और एक हा। ये चार वर्ण आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं या ये आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये सभी के सभी अंतस्थ व्यंजनों का उल्टा है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन कैसे थे आपके, सघोष थे। ये सब आपके क्या होंगे, अघोष होंगे, हा को छोड़कर। ठीक है, और सभी के सभी आपके क्या होंगे, अल्प प्राण थे आपके अंतस्थ व्यंजन, ये सभी आपके महाप्राण होंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया ऊष्म व्यंजन चार होते हैं, आप आसानी से बता देंगे जो ये हा है ये एक ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं आता है। तो आपको वर्णमाला तो आनी चाहिए कि टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं। तो आप आसानी से अगर देखेंगे टा वर्ग में हिस्सा नहीं आता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो धा होता है ये आपके टा वर्ग में ना आके ये आपके ता वर्ग में आता है। ठीक है, त थ द ध, तो ये आपके टा वर्ग में नहीं आता, ये आपके ता वर्ग में आता है। बाकी के जो आपके अदर वर्ण हैं ये सभी आपके टा वर्ग के वर्ण हैं। टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है अगर मैं बात करूँ तो फिर से हमको वही लिखना है, आपको ये याद हो जाएगा। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, कचट, यहाँ पे टा आ गया और यहाँ पे के टी एम, तो टा से टा वर्ग और मा से मूर्धन्य, ये आपके मूर्धन्य से बोला जाता है। तो इस प्रकार आपके ये जो 25 वर्ण होते हैं ना, जो 5 वर्गों में होते हैं, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। उच्चारण स्थान, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या होते हैं। इसको करेक्ट करना कि जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है वो क्या होते हैं। तो जहाँ पे इसको हवा कर देना, हवा केवल मुख से निकलती है उनको हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, उनको हम ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, निर्नुनासिक कहते हैं। जहाँ पे जो ध्वनि है, जो हवा है वो केवल मुख से निकलती है उसको हम निर्नुनासिक कहते हैं, और जहाँ पर हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, निम्न में से किस वर्ग में सभी स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अब नया टर्म आ गया, अभी तक हमने क्या पढ़े, अंतस्थ व्यंजन पढ़े, फिर हमने पढ़े संघर्षी व्यंजन जिनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, अब आ गया आपका स्पर्शी व्यंजन। अब ये क्या होते हैं, तो देखिए जो आपके 5 वर्ग होते हैं ना, का वर्ग होता है आपका, इसके अलावा चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग और पा वर्ग। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और इन्हीं 5 वर्गों को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई, हर वर्ग में 5 हैं, 5 वर्ग हैं, यानी कि 25 आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अब बस आपको पूछ रहा है कि इनमें से किस वर्ग में सभी स्पर्शी व्यंजन हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सही आंसर की बात करूँ, ऑप्शन सी, क च प द, ये सब आपके वो जो 5 वर्ग होते हैं ना उन्हीं में हिस्सा हैं। अगर आप इसको देखें
तो र ल ह, ह आपका ऊष्म व्यंजन हो गया, ल और र आपके अंतःस्थ हो गए। इस प्रकार से आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। आप सारी चीज़ों को याद करके नहीं जा सकते हो कि स्पर्शी व्यंजन आपको पहचानने हैं कि आप ये करते हैं। आपको थोड़ा सा आपको ऐसे में याद करना पड़ेगा कि जो स्पर्शी व्यंजन है 5 वर्ग होते हैं, कुल 25 हैं, आपको वहाँ पे पहचानना है, ठीक है। तो आपने पहचान लिया, इस वर्ग के अंदर सभी जो आपके वर्ण हैं ये आपके स्पर्शी व्यंजन हैं, ठीक है। चलिए, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? फिर से वही है, आपको वर्णमाला आनी चाहिए। वर्णमाला अगर आपको याद है, आपको वो पूरा वर्ग याद है, कचट तप वाले वर्ग याद है, तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर जाएंगे। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग आपने बताना है। महाप्राण कहाँ पे होते हैं? मैंने आपको बताया कि महाप्राण हर वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। आपको बस यहाँ पे वही पहचानना था। सही आंसर है ऑप्शन ए, ख, छ और ठ। ये क्या है आपके? तो ख आपका क्या है? ख आपका जो का वर्ग है उसके दूसरे वर्ण में आता है, ठीक है, दूसरे वर्ण है। छ क्या है आपका? चा वर्ग का दूसरा वर्ण है। ठ क्या है आपका? ठ आपका टा वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो ये सभी आपके क्या है? महाप्राण वर्ण है। नेक्स्ट है वा व्यंजन क्या होता है? वा व्यंजन अभी हमने बताया, वा व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, 11 लावा होते हैं और वाह आपका क्या हो गया? अंतःस्थ व्यंजन हो गया। देखिए, व्यंजनों का वर्गीकरण हमने सभी प्रकार के व्यंजन एक तरीके से पढ़ लिए हैं। अब जल्दी से इनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको कहा जो आपके व्यंजन होते हैं, पहला प्रकार आप याद करें स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं आपके? कितने होते हैं? तो ये आपके 25 होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5 होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन आपके हो गए 25। इसके बाद हमने पढ़ा अंतःस्थ व्यंजनों को। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हमने पढ़ी? अंतःस्थ व्यंजन हमने पढ़े 4, य, र, ल, व। इसके बाद हमने पढ़ा ऊष्म व्यंजनों को, जिनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। तो ये हो गए आपके श, श, श और हा, 4 ये हो गए। तो कुल अगर आप देखें 25, 4, 29, 4, 33, तो मूल जो व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 ही होती है। इन चारों के बारे में आपको पढ़ना था और यहीं से आपके ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। कुछ और व्यंजन हैं, उनको भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? उन्हें हम लिपि कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो हम वर्ण लिखते हैं, इसी को हम लिखने का जो ये पूरा तरीका है, इसी को हम लिपि कहते हैं। और जो ये चिन्ह है जिसके माध्यम से हम इनको दर्शाते हैं, इनको हम लिपि चिन्ह कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको प्रश्न इस तरीके से बन सकता है जैसे एक बार बना था उत्तराखंड में कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आपने वहां पे जो ऑप्शन था वो ये था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्णों को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट है प, फ, ब, भ और म व्यंजन कैसे होते हैं? तो आपको फिर वही वाली ट्रिक याद करनी है, कचट तप और उधर से KTM 2, ठीक है। तो अगर आपने इसको पढ़ा है, आपने इसको ऐसे क्रम में लिख लिया, अगर आप देखेंगे तो क, चट, तप, पा आपके आखिर में आ रहा है और इसके अपोजिट में आता है ओ यानी कि ओष्ठिश, ये आपके बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अब यहाँ पे आपके एक अलग प्रकार के व्यंजन आएंगे। अभी तक हमने 33 व्यंजनों को कवर कर लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन होते हैं? एक आपकी अक्षा होती है, एक आपका त्रा होता है, इसके अलावा आपका जो ज्ञा है और इसके अलावा ये वाली जो श्रा है। तो ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। बहुत बार प्रश्न बनता है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन है और हर बार आपको इसमें कंफ्यूज करता है, तो ध्यान रखना ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। जो षटकोण वाली शाह है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये क्या है आपका? ये आपका संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। हर बार इसी में कंफ्यूज करता है वो। अगला है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो वर्ण तालिका के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार जो आपके ये 3 हैं, किसके प्रकार हैं? ये स्वर के प्रकार हैं, जो हमने शुरुआत में पढ़ा, ठीक है। उच्चारण के आधार पर पूछेगा या मात्रा के आधार पर पूछेगा, यही होते हैं।
दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो आपने बताना है इनमें से दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। जब हमने ऊपर अंतस्थ व्यंजनों के बारे में बात करी, वहीं पे मैंने आपको बताया था जो व ध्वनि है ये आपकी दंतोष्ठ से बोली जाती है, और दंतोष्ठ से बोले जाने वाली ये एकमात्र ध्वनि है, इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरी ध्वनि नहीं आती है। तो जब भी आपको दंतोष्ठ वर्ण पूछेगा वाह ही होता है। ठीक है, हमने वहाँ पे सभी को पढ़ा था अंतस्थों में, फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमारा फायदा होता रहे, हमको ये याद रहे। या हमने पढ़ा था या का उच्चारण कहाँ से हो रहा था? तालव्य से हो रहा था। और जो दो थे आपके अदर, रा और ला, ये कहाँ से बोले जा रहे थे? ये आपके दंतमूल से बोले जा रहे थे। ठीक है, ला और रा। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन आपको बताने हैं। ऊपर हमने पढ़ा 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके शा, श, शक और हा, ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला है यार अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो देखिए मैंने कहा ना, इन्हीं व्यंजनों को लेकर आपको घुमा घुमा के वो क्वेश्चन पूछता है, और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। कुछ क्वेश्चन आपके जो यूपीएसएससी का एग्जाम हुआ है 2018 और 19 में यूपीएसएससी वीडियो का, तो वहां पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन और इसी प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। ये चारों क्या हैं आपके? ये चारों आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? अब यहाँ पे आपका एक और आपको नया पॉइंट याद करना है। हमने ऊपर बात करी थी अंतस्थ व्यंजनों की, अब आपको अच्छे से अंतस्थ व्यंजन याद हो गए होंगे। जहाँ पर भी अंतस्थ व्यंजनों का नाम आएगा आपके माइंड में सीधे आ जाएगा यारा लावा। ठीक है, उनमें हमने बात करी थी कि जो आपके या और वाह होते हैं ये आपके अर्ध स्वर होते हैं। अभी आप सब कुछ भूल जाइए, पूरी वर्णमाला भूल जाइए, केवल अंतस्थ व्यंजनों पे ध्यान रखिए। ये और वाह ये आपके अर्ध स्वर कहलाते हैं। जो आपका ला होता है ये आपका पार्श्विक ध्वनि कहलाती है, पार्श्विक वर्ण कहलाता है। और जो चौथा इनका साथी है रा, ये आपका लुंठित वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो ये चारों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अब आप आसानी से बता देंगे क्योंकि अब आपको अच्छे से पता चल चुका है अंतस्थ व्यंजन कि हमने सारी प्रॉपर्टीज, उनका उच्चारण क्या है, वो सघोष हैं, अघोष हैं, क्या उसकी परिभाषा है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनका वर्गीकरण है, सब हम कर चुके हैं। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य कहलाता है? तो देखिए कंठ तालव्य ये क्वेश्चन यूके में भी पूछा जा चुका है। कंठ तालव्य के अंदर केवल 2 स्वर आते हैं, केवल 2 वर्ण आते हैं इसमें, इस वर्ग में। ठीक है, कौन से 2 हैं? एक है आपका ए और एक है आपकी जो बड़ी वाली ए होती है। तो ये 2 ही आपके कंठ तालव्य से बोले जाते हैं, इसके अलावा कोई भी यहाँ इस ग्रुप में नहीं आता। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो अगर आप फिर से उस जो टेबल है कचट तप और केटीएम 2 आपस में लिखोगे तो टा वर्ग आप देखेंगे किसके सामने आती है? टा वर्ग आपके एम के सामने आती है। अगर आप इसको लिखेंगे कचट तप और केटीएम 2 तो माँ से क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी प्रैक्टिस है, और अच्छे से आपने अगर इसको कर लिया तो आपका पूरा जो आपको अप्लाई करने वाली चीज़ें होती हैं, आपको पता होता है कि महाप्राण हर वर्ग का दूसरा चौथा होगा, लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं जल्दी में, इस प्रैक्टिस से आपको सारा कुछ आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? आपने बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो संयुक्त स्वर नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है। देखिए संयुक्त व्यंजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो 2 वर्णों को मिलाकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे ए की बात करें तो अ और ई को मिलाकर आपका ए बने होता है। ठीक है, जब हमने संधि में पढ़ा था तो इन्हीं के योग से बना होता है, तो ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो ए और ओ और इसके अलावा जो दूसरा वाला ओ होता है, ये 4 आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ऊ आपका नॉर्मल है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? अब देखिए यही वो प्रश्न है, उसी थ्योरी के ऊपर है, उसी पैटर्न के ऊपर है कि आपको केटीएम 2 लिखना है एक साइड और एक साइड आपको कचट तप लिखना है। लेकिन उसने क्या पूछा? दंत्य नहीं है। तो यहाँ पे 3 वर्ण ऐसे होंगे जो दंत्य होंगे और आपको बताना है कौन सा नहीं है। दंत्य कौन से होते हैं? दंत वर्ग में कौन कौन से आपके आते हैं? तो आप देखेंगे जो ता वर्ग के वर्ण होते हैं वो दंत्य होते हैं। अब आपको इनमें से देखना है कौन कौन सा ता का हिस्सा है, कौन ता का हिस्सा नहीं है। त द ये आपके क्या हैं? ये आपके दंत्य वर्ण होते हैं। इसके अलावा अब आपके यहाँ पे 2 आ गए आपके अंतस्थ व्यंजन। अब इनको किस तरीके से हम निकालेंगे? तो दंतस्थ व्यंजनों में हमने पढ़ा था कि जो आपका या होगा, यह आपके कहाँ से? यह आपके तालव्य से बोला जाता है। ठीक है, इसको तालव्य करना, तो यह आपके तालव्य से है, तो यानी कि यही इसका सही आंसर है, क्योंकि हमें दंत्य नहीं पूछ रहा था, तो ये दंत्य नहीं है। ला आपके दंतमूल से आता है, तो एक ही बात है दंत्य आए या दंतमूल आए। वैसे दंतमूल
लगाना था, लेकिन दंत्य है यानी कि दांत यहाँ पे सम्मिलित हैं, लेकिन यह आपके तालव्य से आता है। तो आपको बस यही पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा कि आपको अगर वर्गीकरण पता है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर जाओगे कि या तो तालव्य से बोला जाता है, आपको कुछ और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? अब आपको यहाँ से कंठ्य ध्वनि आपने पहचाननी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, क और ख। ये दोनों आपकी कंठ्य ध्वनि है। अगर आप इसको इस वर्ग में भी लगाएंगे, क चट तप और इधर के, तो का से का वर्ग और के से कंठ्य। नेक्स्ट है, निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धन्य व्यंजन आपने बताना है। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ड और ढ जो होते हैं ये आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके टावर्ग का हिस्सा हैं और टावर्ग आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ आपकी कौन सी हैं? ऑप्शन ए सही आंसर है। ख और ग जो हैं ये अरबी फारसी भाषा से हिंदी के अंदर इनको शामिल किया गया है। ठीक है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण आपने बताना है कौन सा है। फिर वही वाला आपको लगाना है कि आगे के दो आपके अघोष होते हैं। ठीक है, तो घोष वर्ण आपने बताना है। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, माँ। माँ क्या है? ये आपका पांचवां वर्ण होता है, जो आपका पावर्ग है उसका पांचवा है। तो हमने तो पढ़ा है केवल आगे के दो अघोष होते हैं। ठीक है, ये सभी आपके अघोष हैं, माँ आपका घोष है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? तो ओष्ठ्य ध्वनि आपने बतानी है, इनमें से कौन सी नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ता। ता क्या है? ता वर्ग का पहला वर्ण है और ता वर्ग आपके दांतों से बोला जाता है। कहाँ से पता करेंगे? वही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, कचट तप और केटीएम 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए पूरा पूरा वर्ग नहीं पूछता, आपको एक वर्ण दे देगा। कोई बोलेगा है, कुछ बोलेगा नहीं है, वो आपको पहचानना होगा, एलिमिनेट करना होगा, फॉर्मूला याद रखना होगा। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऊपर हमने पढ़ा था ये वर्ण आते हैं आपके कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं और इस वर्ग में केवल यही दो आते हैं। श, श और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो हमने पढ़ा है इन चारों को हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, श ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आती है? तो स्वर ध्वनि जो है श अक्ष, ये आपके किसके अंतर्गत आती है? तो श क्या है आपका? ये आपका संयुक्त वर्ण है या आपका संयुक्त व्यंजन है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है? तो देखिए जो आपका ज्ञ होता है ये आपका एक संयुक्त व्यंजन है और ये किस किस से मिलकर बना होता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये आपके जो आधा जा होता है, नीचे हलक का मतलब है कि ये आपका आधा जा है। ठीक है, इसको मिलाकर और ये जो आपका ज्या होता है, इन दोनों को मिलाकर बना होता है आपका ज्ञा। ध्यान रखना, इसको टिक मत कर देना जल्दबाजी में, क्योंकि जब वर्ण मिलता है, व्यंजन आपका आधा वाला मिलता है और दूसरे में ये मिलता है, तब जाके ये आपका ज्ञा बनाते हैं। इसी प्रकार अगर मैं अक्ष की बात करूं तो ये आपके का से जो आधा का होता है और इसके साथ षटकोण वाली शा मिलती है। इन दोनों का भी पूछा गया था कि अक्षः किसके योग से मिलकर बना होता है? तो ये का और षटकोण वाली शा के मिलकर बना होता है। इसी प्रकार जो आपका दूसरा संयुक्त व्यंजन होता है त्रा, तो ये आपके आधा ता और रा को मिलकर बना होता है। और जो आपका तीसरा संयुक्त व्यंजन होता है श्रा, ये आपके जो आधी शा होती है, गोल वाली शा और रा, इन दोनों को मिलाकर बना होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि संयुक्त व्यंजन आपके किस किस से मिलकर बने होते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपका कौन सा है आपने ये बताना है। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, जो शा है ये आपका अघोष वर्ण है और जो आपका हा होता है ये आपका सघोष होता है। ठीक है, ये आपके क्या है? दोनों के दोनों आपके ऊष्म व्यंजन हैं और ऊष्म व्यंजनों में एक चीज़ इसको ध्यान रखना कि हा को छोड़कर सभी के सभी आपके क्या होते हैं? अघोष होते हैं। चाहे वो षटकोण वाली शा हो, ये वाली शा हो या ये वाली शा हो, ये सभी आपके सघोष अघोष होते हैं। ठीक है, और हा ही केवल ऐसा है जो सघोष होता है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान आप तभी बता पाएंगे या तो आपको प्रैक्टिस हो, उच्चारण करते समय आप तुरंत इसको पहचान जाएं, या तो आपको इसका वर्ग पता होना चाहिए कि घ किस वर्ग का सदस्य है। तो घ आपके कहाँ आता है? ये आपके का वर्ग का सदस्य है ना घ, तो ये आपके का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? का वर्ग आपके कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से आपने बताना है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अभी हम कर चुके हैं कि 4 होते हैं, चारों के हमने योग भी देख लिए। अब आसानी से आप टिक कर देंगे आंख बंद करके, ज्ञा जो होता है ये एक संयुक्त व्यंजन होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो फिर से वही आ गया कि दंत्य नहीं है, आपने बताना है। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे सीधा आपकी नज़र टा वर्ग पे जाएगी, और टा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? टा वर्ग आपके मूर्धन्य से बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। शाह वर्ण किसके योग से बनता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आपके आधा क और षटकोण वाली शाह से मिलकर बना होता है आपका अक्षः वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये 11 होती है, लेकिन अगर आपको कुल स्वरों की संख्या पूछे तो कुल स्वर आपके 13 होते हैं। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है। सिर्फ स्वरों की संख्या पूछेगा या मूल स्वरों की संख्या पूछेगा तो आपके 11 होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कुल स्वर पूछेगा तो 13 होंगे। ये दो स्वर कौन कौन से जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं आपके जो अयोगवाह वर्ण होते हैं ना, अंग और आहा वाले, अंग और आहा, तो ये दोनों आपके अयोगवाह वर्ण होते हैं और ये स्वरों के साथ लिखे जाते हैं, तो इसीलिए इनको जोड़ लिया जाता है, तब ये मिलकर 13 हो जाते हैं। तो अगर टोटल पूछेगा तो 13, मूल पूछेगा या सिंपल ऐसे पूछेगा तो फिर 11। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो इसको आसानी से पहचान जाएंगे, गा क्या है? ये का वर्ग का हिस्सा है, टा वर्ग में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर होता है? तो पश्च स्वर आपने बताना है। ऊपर हमने बात करी थी कि जीवा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उसी में हमने पढ़ा था पश्च स्वर। पश्च स्वर आपका जो है वो है ऑप्शन ए, जो बड़ी वाली आ है ये आपका पश्च स्वर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मध्य स्वर में, मैंने आपको कहा मध्य स्वर में आपको ध्यान रखना है, जो आ होता है केवल आ, वो आपके मध्य में आता है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अब आपको एग्जाम में अंतस्थ व्यंजन दिखते ही आपको अंतस्थ व्यंजन की सारी प्रॉपर्टी पता है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य र ल व, यह आपका अंतस्थ व्यंजन है। निम्न इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा होगा? तो ओ का उच्चारण स्थल आपने बताना है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कंठ ओष्ठ जो होता है ये ओ का उच्चारण स्थल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तो चा और छा दोनों के दोनों आपके चा वर्ग में आते हैं, और जैसे ही आपने वर्ग का पता लगा लिया आप सीधा सीधा आप उस फॉर्मूले को लिखेंगे, कचटतब और केटीएम 2 वाले को, और ये कहाँ से आता है? चा वर्ग आपके टी के सामने आएगा, टी से तालव्य से आएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये जो ध्वनियाँ हैं आपकी जिनके नीचे से बिंदी लगी होती है ये आपकी अरबी फारसी की ध्वनियाँ कहलाती हैं। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो तालव्य में आपने बताना है कौन सा वर्ग आता है जो तालव्य में आता है। अगर आप उसी फॉर्मूले को लगाएंगे तो जो चा वर्ग होता है ये तालव्य के अंदर आता है, ठीक है। तालव्य से इसका उच्चारण होता है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इनमें से कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है, आपने बताना है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? ता। देखिए, ता वर्ग शुरुआत का है, आगे का है, और मैंने कहा कि आगे के 2 वर्ण आपको याद रखने हैं, वो अघोष होंगे। बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना कि घोष और सघोष दोनों एक ही नाम होते हैं, कहाँ पे होते हैं, कुछ याद नहीं रखना। हर वर्ग का पहला और दूसरा जो आपका होता है वो अघोष होता है, ठीक है। इसके बाद हमने अंतस्थ पढ़े थे, क्योंकि यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन भी दिए गए हैं। अंतस्थ व्यंजन सभी के सभी सघोष होते हैं, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो सभी के सभी आपके अघोष होते हैं, ठीक है। ऊष्म वाले अघोष होते हैं, ठीक है, लेकिन हा को छोड़ के। हा ऊष्म है लेकिन सघोष है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो सही आंसर है, स्वर के बाद आने वाली जो नासिकियां ध्वनियां होती हैं उन्हें ही अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, अगर ये है अंग है तो ये जो ऊपर वाली बिंदी है आपकी, इसी को हम अनुस्वार कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो अनुस्वार होते हैं इसी का एक अन्य नाम है शीर्ष बिंदु वाला वर्ण। पूछा जाएगा शीर्ष बिंदु वाला वर्ण किसे कहते हैं? ये अनुस्वार को कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को ही मिला के यही 2 वर्ग वर्ण हैं जो अयोगवाह वर्ण भी कहलाते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ऊपर हमने देखा इन दोनों का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में अगर टोटल वर्णों की संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या 52 होते हैं। याद कैसे करना है? जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी में मैंने कहा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश वर्णमाला में तो सभी को पता है कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, बस इसी को दोगुना कर दीजिए, 52 होते हैं हिंदी में। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका आंसर भी होगा 52, दोनों में 52 ही होते हैं।
निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। जहां पर बात अर्धस्वर की आ गई, आप सीधा अंतस्थ में चले जाएंगे, अंतस्थ व्यंजनों में, और उनकी सभी प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लेंगे। अर्धस्वर मैंने आपको बताए थे कि दो होते हैं, एक होता है या और एक होता है वा। ये दो आपके अर्धस्वर होते हैं, तो आपको याद दिख गया, ये सही आंसर है। रा क्या होता है? ये लुंठित व्यंजन होता है। ला आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो जो आपका व्यंजन वर्ग होते हैं, महाप्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं? हर वर्ग की दूसरी और चौथी जो वर्ण होता है वो आपका महाप्राण होता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो देखिए, भाषा की, अगर ये यहाँ पे सार्थक नहीं लिखा होता, भाषा की लघुत्तम इकाई, तो हम क्या कर देते? हम कर देते इसका आंसर ध्वनि को कर देते, क्योंकि ध्वनि और वर्ण एक ही चीज़ होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। लेकिन इसने पूछा भाषा की सार्थक इकाई बतानी है आपने, सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो वो आपकी शब्द होती है। ठीक है, शब्द नहीं, वाक्य होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वाक्य होती है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन हमने बात करी है, ऊपर की 25 होते हैं, हर वर्ग में 5 होते हैं और 5 वर्ग होते हैं। लेकिन आपने अच्छे से अंतस्थ व्यंजनों को पढ़ लिया है, आप सीधा नजर जाएगी यहाँ पे, ये तो अंतस्थ व्यंजन होता है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ से कौन कौन सी ध्वनियां बोली जाती हैं? साफ दिख रहा है, कावर्ग यहाँ पर है, कावर्ग आपके कंठ से बोला जाता है। हिंदी की श ध्वनि कैसी है? तो जो आपकी श है ऊष्म व्यंजन है ये। ठीक है, ऊष्म का भी तो हमें जो उच्चारण स्थान है पता होना चाहिए, है ना। जैसे हमने अंतस्थ को तो अच्छे से पढ़ लिया कि यह आपके तालव्य से बोला जाता है, जो आपके रा और ला होते हैं ये दंतमूल से बोले जाते हैं, वह आपके जो दंत ओष्ठ से बोला जाता है। इसी प्रकार हमें संघर्ष वाले या ऊष्म वाले व्यंजनों का भी पता होना चाहिए। तो जो आपका ये गोल वाली शाह है ये आपके तालव्य से बोली जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो षटकोण वाली शाह होती है ये आपके मूर्धन्य से आएगी, और जो शाह होता है ये वाली शाह ये आपके दंतमूल से आती है, और जो आपका हा होता है ये कंठ से आता है। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो ओष्ठ्य वर्ण आपने बताना है कौन सा नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, जो आ होद ये आपका ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो इनमें से किस शब्द का अर्थ जो है वो वर्ण नहीं होता है? ठीक है, वर्ण के अर्थ होते हैं ना कई सारे। तो देखिए, वर्ण के लिए आप, आकाश के लिए आप वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, रंग के लिए कर सकते हैं, जाति के लिए कर सकते हैं, अक्षरों के लिए हम करते ही हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो टा वर्ग आपको फिर से वही वाली 2 लाइनें लिखनी है, केटीएम 2 और कचट तप। वहां पे आप देखेंगे जो टा वर्ग होता है ये मूर्धन्य होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको कहा हर बार वो आपको इसी वाली शाह में फंसाएगा। ठीक है, षटकोण वाली शाह आपकी संयुक्त व्यंजन नहीं होती, क्योंकि ये दिखने में लगता है कि ये संयुक्त व्यंजन होगा, लेकिन ये नहीं है, और हर बार इसी में आपको फंसाता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? अब ये एक नया टर्म आया। अभी तक हमने स्पर्श व्यंजनों को भी पढ़ा जिनकी संख्या 25 है, हमने संघर्षी भी पढ़ा, जो शा शा ह वाले थे वो संघर्षी हैं। अब मिलाकर उसने पूछ लिया स्पर्श संघर्षी। तो एक चीज़ को ध्यान रखना, जो स्पर्श व्यंजनों के अंदर आपके 5 वर्ग आते हैं, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ये वर्ग, इनमें से एक वर्ग है चा वर्ग। इसको कुछ विद्वान जो हैं वो स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। स्पर्श तो है ही, लेकिन कुछ इसे स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। तो चा वर्ग आपको ध्यान रखना है कि इसे ही स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे चा वर्ग का वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए है जा। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 33। कौन कौन से होते हैं? 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 आपके कौन से होते हैं? ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजनों को ही हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ये तो आपके मूल व्यंजन हो गए। लेकिन अगर आपको पूछेगा कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल व्यंजन आपके 39 होते हैं। अब ये 6 कहाँ से आए? तो 6 आते हैं आपके, 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, और 2 होते हैं आपके उच्छिप्त व्यंजन, जिसको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो ये आपकी इनकी संख्या होती है 2। और संयुक्त व्यंजन तो हमने पढ़ लिए, 4 कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ लिए। द्विगुण व्यंजन जिन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, ये कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके 2 होते हैं, एक होता है डा
और एक होता है अड़ा। ये 2 आपके द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं और इन्हीं 6 को मिलाकर टोटल व्यंजनों की संख्या हो जाती है 39 और टोटल स्वर आपको पता है 13 होते हैं, कुल संख्या हो जाती है 52। हिंदी शब्दकोश में शा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में जो शा है, अक्षा है आपकी, ये का के बाद आता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? हमने पढ़ा इसको, क्योंकि देखिए जहाँ पे जिस वर्ग में 1 या 2 ही वर्ण होते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे दंतोष्ट में केवल व आता है, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसी प्रकार जो ए है और इसका जो बड़ा भाई है ए, ये आपके कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो दंत ध्वनि आपने बतानी है कि इनमें से कौन सी है। आपको सीधा वर्ग पता होना चाहिए। तावर्ग जो होता है ये दांतों से ही बोला जाता है, दंत ध्वनि होती है। निम्नलिखित में से दंतोष्ट कौन सी है? तो दंतोष्ट एक ही है हमारे पास, हमको कई बार हमने पढ़ी है कि जो वाह है ये ही हमारी दंतोष्ट होती है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? अब आपको अच्छे से पता चल गया, पार्श्विक व्यंजन अंतस्थ व्यंजनों का हिस्सा होता है और ये होता है आपका ला। ठीक है, और जो आपका रा होता है ये आपका लुंठित व्यंजन होता है। और जो आपके 2 बचे य और वा, ये आपके क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अब आसानी से आप बता देंगे, या, और दूसरा होता है वा। तो ये 2 अर्धस्वर होते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? तो संघर्षी व्यंजन आपके 4 होते हैं, हमने पढ़े हैं। ठीक है, शा होता है, इसके अलावा ये वाली शा होती है, षटकोण और हा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हा क्या है? ये आपका संघर्षी व्यंजन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, तब इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो जो आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? तो हर वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है, 5वां वर्ण होता है, वो आपके अनुनासिक होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो आपका अनुनासिक होता है। अनुनासिक कौन से वर्ण होते हैं? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जहां केवल मुंह से निकलती है उसे निर्नुनासिक कहते हैं। ये एक और बार हमने इसको क्लियर करा, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी वर्णमाला का पूरा रिवीजन हमने यहाँ पे किया। ये सभी के सभी 80 प्रश्न जो हैं ये आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी जो सारी चीज़ें हैं वर्गवार हमने इनको पढ़ा। सबसे पहले हमने अंतस्थ व्यंजनों को क्लियर करा, फिर हमने स्पर्श व्यंजनों को पढ़ा, स्पर्श संघर्षियों को पढ़ा, ऊष्म व्यंजनों को पढ़ा। उनको लेके जिस प्रकार के प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपकी जो पूरी वर्णमाला थी उसका रिवीजन आपका अच्छे से हो गया होगा और अब आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा आंसर किसका है। इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वर्णमाला की पूरी थ्योरी क्लास, पूरा एक लेक्चर लगभग 40 मिनट का है जिसमें मैंने आपको पूरी वर्णमाला, उनके उच्चारण स्थान शुरू से लेकर आखिर तक कुछ ट्रिक के साथ सारे बताए थे। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में, या फिर ऊपर आई बटन में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो आपको अगर ये आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।